आमतौर पर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वहाँ एक तरह की एक्यूरेसी की उम्मीद होती है ना? हाँ बिल्कुल, वहाँ चीजें काफी स्ट्रेट होती हैं। राइट। मतलब हड्डी टूट गई, एक्सरे में एक सफेद लाइन दिखी और डॉक्टर ने तुरंत बता दिया कि भाई साहब फ्रैक्चर कहाँ है। वहाँ ना चीजें बाइनरी होती हैं, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। एग्जैक्टली। और देखिए, ये इंसानी फितरत भी है। हमें चीजों को ऐसे ही कैटेगराइज करना पसंद है। एक क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर चाहिए होती है सबको। वही तो। लेकिन जैसे ही कोई मैक्रो इकोनॉमी या रिजर्व बैंक के डेटा की दुनिया में कदम रखता है ना, तो अचानक से वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। सही कहा आपने। इकोनॉमी का लैंडस्केप एक्सरे जैसा क्लियर नहीं होता, वो बहुत धुंधला होता है। बिल्कुल। और एक सीरियस एस्पिरेंट को ये समझना पड़ता है, अक्सर डेटा सतह पर मतलब सरफेस लेवल पर कुछ और कहता है और उसका असली इम्पैक्ट इकोनॉमी पर कुछ और ही होता है। और यही वजह है कि अगर कोई सिर्फ सरफेस के आंकड़े रट ले, बिना उसके पीछे के क्यों और कैसे को समझे, तो फेज 2 या इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि एक आम रीडर और एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट के बीच का फर्क ही यही है। कौन उन आंकड़ों के पीछे छिपे स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स को डिकोड कर पा रहा है, यही मैटर करता है। एग्जैक्टली। और यही हमारी आज की इस विस्तारित चर्चा का मेन मिशन भी है। राइट। तो इस गहन विश्लेषण में हमारा फोकस पूरी तरह से आरबीआई ग्रेड बी 2026 परीक्षा के फेज 1 और फेज 2, खासकर ईएसआई और एफएम के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर होगा। जी, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर फैक्ट के पीछे की इकोनॉमी को प्रैक्टिकली समझा जाए। तो चलिए सबसे बुनियादी आर्थिक संकेताकों से शुरुआत करते हैं। एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो मोस्पी के अंडर आता है ना। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। राइट। तो उनका दिसंबर 2025 का डेटा सामने आया है। रिटेल महंगाई दर, जिसे हम सीपीआई या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, वो 1.33% पर आ गई है। अच्छा, 1.33%। हाँ, और मजे की बात यह है कि ये 3 महीने के हाईएस्ट लेवल पर तो है, लेकिन फिर भी आरबीआई की जो लोअर टॉलरेंस लिमिट है ना 2% की, जी उससे नीचे लगातार चौथे महीने बनी हुई है। बिल्कुल। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन देखकर तो बहुत कंट्रोल लग रहा है सब कुछ। नहीं, पर वो धुंधलापन शुरू होता है जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे। हेडलाइन नंबर दिखने में बहुत शांत है। वही ना, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। खाद्य महंगाई दर यानी फूड इन्फ्लेशन गिरकर -2.71% तक पहुंच गई है। माइनस में? हाँ, जबकि दूसरी तरफ कोर इन्फ्लेशन उछलकर 4.45% पर पहुंच गया है। हाँ। और ये 27 महीने का हाईएस्ट लेवल है। वेट, 27 महीने का हाई? ये तो बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है। एग्जैक्टली। अगर राज्यों के हिसाब से भी इस डाइवर्जेंस को देखें, तो केरला में महंगाई दर सबसे ज्यादा 9.49% है, जबकि कर्नाटका में ये सिर्फ 2.99% पर है। ये राज्यों वाला डाइवर्जेंस एग्जाम के लिए बहुत क्रिटिकल है। हाँ, इस पूरे डाटा को समझने के लिए ना एक खाने की थाली की एनालॉजी ले सकते हैं। ये डेटा एक ऐसी थाली की तरह है जहां अगर ओवरऑल कैलोरी देखी जाए, यानी हमारा हेडलाइन सीपीआई जो 1.33% है, तो वो बहुत कम और हेल्दी दिख रहा है। राइट। लेकिन उस थाली में जो असली फैट है यानी कोर इन्फ्लेशन जो 4.45% है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये बहुत ही एक्यूरेट एनालॉजी है। तो एक एस्पिरेंट के नजरिए से सवाल ये उठता है कि जब ओवरऑल महंगाई इतनी कम है, तो कोर इन्फ्लेशन का इतना ज्यादा होना आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के लिए क्या मायने रखता है? देखिए, फेज 2 ईएसआई के लिए ये बेस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल यानी खाद्य और ऊर्जा की कीमतें शामिल नहीं होती हैं, क्योंकि वो बहुत वोलेटाइल होती है, राइट? एग्जैक्टली। आज सप्लाई चेन में दिक्कत आई तो टमाटर के दाम बढ़ गए, कल सप्लाई ठीक हुई तो गिर गए। इसलिए हेडलाइन इन्फ्लेशन घट रहा है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन नेगेटिव में चला गया है। अच्छा, तो कोर इन्फ्लेशन क्या दर्शाता है फिर? कोर इन्फ्लेशन इकोनॉमी की स्ट्रक्चरल महंगाई को दिखाता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, सर्विसेज, रेंट, एजुकेशन। और अगर ये कोर इन्फ्लेशन 27 महीने के हाई पर है, तो इसका सीधा मतलब है कि इकोनॉमी में डिमांड ड्रिवन प्रेशर बहुत ज्यादा है। ओ, समझ गए। मतलब आरबीआई इस फैक्ट को इग्नोर नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं। जब आरबीआई की एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रीपो रेट तय करती है, तो वो सिर्फ 1.33% वाले हेडलाइन नंबर को देखकर खुश नहीं होती, वो इस 4.45% वाले कोर नंबर को देखती है। तो इसका इम्पैक्ट पॉलिसी पर क्या होगा? इसका साफ संकेत है कि आरबीआई रेट कट करने में अभी भी हॉकिश यानी एक सतर्क रुख अपना सकता है। जल्दी इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं होंगे। ये एक बहुत अहम पहलू है।
और जहां तक राज्यों की बात है, एक ही देश में कर्नाटक का 9.49% और कर्नाटका का 2.99% होना, ये लॉजिस्टिक्स और स्टेट लेवल टैक्स स्ट्रक्चर के डायरेक्ट असर को दिखाता है। सही बात है। ये सप्लाई चेन की स्टेट वाइज एफिशिएंसी का डिफरेंस है। अब मैक्रो इकोनॉमी में ग्रोथ रेट के आंकड़ों पर भी थोड़ी नजर डाल लेते हैं। वर्ल्ड बैंक, जिसके अध्यक्ष अजय बंगा है, उन्होंने FY26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.8% रखा है। जी। वहीं IMF ने, जिसकी MD क्रिस्टलिना जॉर्जियोवा हैं, उन्होंने इसे 6.9% अनुमानित किया है। अक्सर एस्पिरेंट्स इन दो संस्थाओं के बहुत ही क्लोज नंबर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, 6.8 और 6.9 में। हाँ, एग्जाम प्रेशर में ये नंबर्स मिक्स हो जाते हैं। इसके लिए कोई ट्रिक है क्या? ट्रिक उनके काम करने के तरीके में छिपी है। देखिए, IMF का मेन फोकस ग्लोबल मॉनेटरी स्टेबिलिटी और शॉर्ट टर्म मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस पर होता है, जो कि भारत के मामले में फिलहाल काफी मजबूत है। इसलिए उनका प्रोजेक्शन थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है, यानी 6.9%। अच्छा, और वर्ल्ड बैंक का? वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट और स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स को देखता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। इसलिए उनका नजरिया थोड़ा सा कंजर्वेटिव होता है। तो उनका नंबर है 6.8%। ये लॉजिक तो प्रीलिम्स में ऑप्शंस एलिमिनेट करने में बहुत काम आएगा। बिल्कुल वही कोशिश है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जब मैक्रो इकोनॉमी में कोर डिमांड का इतना प्रेशर है, तो जाहिर है बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम में भी एक्टिविटी बढ़ेगी। और जब एक्टिविटी बढ़ेगी तो कस्टमर कंप्लेंट्स भी आएंगी। सही कहा। और यहीं पर RBI का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। वही तो, जो हमें सीधे हमारे अगले विषय की तरफ ले जाता है, यानी RBI के नए नोटिफिकेशंस। यहाँ सबसे बड़ी और एग्जाम ओरिएंटेड खबर है RBIOS 2026। रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2026, राइट? एग्जैक्टली। ये 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाली है और ये 2021 की पुरानी योजना की जगह लेगी। इसका मूल सिद्धांत है वन नेशन वन ऑम्बुड्समैन। ये तो RBI ग्रेड बी के लिए एकदम हाई प्रायोरिटी एरिया है। मैं बता रहा था ना पहले कि RBI अपने एग्जाम्स में अक्सर कवरेज और एक्सक्लूजन को लेकर ट्रैप सेट करता है। हाँ, तो चलिए इस एग्जाम ट्रैप को डिकोड करते हैं एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए। देखिए, ये स्कीम कमर्शियल बैंक्स, RRBs यानी रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स को कवर करती है। पर UCBs यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के मामले में एक फिल्टर है ना? बिल्कुल, सिर्फ वो नॉन शेड्यूल्ड UCBs कवर होंगे जिनके पास पिछले वित्तीय वर्ष की बैलेंस शीट के हिसाब से 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का डिपॉजिट है। ये 50 करोड़ वाला नंबर सबको याद रखना चाहिए। हाँ, और NBFCs में भी एक फिल्टर है। सिर्फ 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा एसेट साइज वाले NBFCs जिन्हें डिपॉजिट लेने की अनुमति है या जिनका कस्टमर इंटरफेस है, वही इसमें आएंगे। ओके, तो एक्सक्लूजन्स क्या हैं इसमें? यही सबसे दिलचस्प बात है। कुछ संस्थाओं को इस स्कीम से पूरी तरह बाहर रखा गया है, जैसे HFCs, CICs, IFCs और PDs। एक एस्पिरेंट को ये समझना ही होगा कि आखिर इनको बाहर क्यों रखा गया है। बहुत ही वाजिब पॉइंट है। जब तक इनके फुल फॉर्म्स और इनका कोर काम नहीं पता होगा, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। तो आप इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जरूर। HFCs यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इनका रेगुलेशन हिस्टोरिकली नेशनल हाउसिंग बैंक यानी NHB के पास रहा है। उसके बाद CICS का मतलब है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, जैसे सिबिल हो गया। राइट, सिबिल तो स्कोर देता है। हाँ, ये कंपनीज जनता का पैसा जमा नहीं करती, बल्कि सिर्फ क्रेडिट डेटा मेंटेन करती हैं। इसलिए इनके लिए एक अलग क्रेडिट इंफॉर्मेशन ऑम्बुड्समैन का ढांचा होता है। ओह, इसीलिए इनको बाहर रखा गया है। और IFICs यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, ये बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लोन देती हैं। इनका आम आदमी से यानी रिटेल कस्टमर इंटरफेस ना के बराबर होता है। और आखिरी वाला PDs होते हैं प्राइमरी डीलर्स। ये लोग सीधे RBI के साथ सरकारी सिक्योरिटीज यानी GSECs की खरीद बिक्री करते हैं। अब क्योंकि RBI BOs मुख्य रूप से आम रिटेल ग्राहकों की शिकायतों के लिए बनाया गया है, इसलिए इन होलसेल या नॉन रिटेल इंस्टीट्यूशंस को इससे बाहर रखा गया है। एक क्लैरिटी होना तो फेज 1 और 2 दोनों के लिए जरूरी थी। अब मुआवजे की यानी कॉम्पेंसेशन की बात करते हैं। यहाँ एक बड़ा बदलाव हुआ है। मुआवजा बढ़ा दिया गया ना? हाँ, वित्तीय नुकसान के लिए मुआवजे की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर अब 30 लाख रुपए कर दी गई है। और मानसिक परेशानी या समय की बर्बादी के लिए जो एक्स्ट्रा मुआवजा पहले 1 लाख था,
उसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। ये 3 गुना बढ़ोतरी है। एग्जैक्टली और इसके अलावा चंडीगढ़ में एक CRPC यानी सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि मुआवजे की सीमा को इस तरह 20 से 30 लाख करना, क्या ये सीधे तौर पर बैंकिंग फ्रॉड्स के बढ़ते टिकट साइज की ओर इशारा कर रहा है? निश्चित रूप से डिजिटल बैंकिंग और UPI के इस नए दौर में जो साइबर फ्रॉड्स हैं उनका टिकट साइज और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी दोनों बहुत तेजी से बढ़े हैं। मतलब चोरी होने वाली रकम बड़ी हो गई। हाँ, तो RBI का ये कदम ये दर्शाता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन सिर्फ कागजों पर नहीं होना चाहिए, वास्तविक नुकसान की भरपाई ग्राउंड लेवल पर मजबूत होनी चाहिए। और ये चंडीगढ़ वाले CRPC का क्या रोल होगा? जो चंडीगढ़ का CRPC है वो इस वन नेशन वन ओम्बड्समैन प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी है। अब देश भर से कहीं से भी कोई शिकायत आएगी तो वो पहले इसी सेंट्रलाइज सेंटर पर रिसीव और प्रोसेस होगी। इससे डेटा हैंडल करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल, इससे डेटा एनालिटिक्स में बहुत मदद मिलेगी कि किस तरह के फ्रॉड्स ज्यादा हो रहे हैं और कहाँ हो रहे हैं। सही है। अब बैंकिंग अवेयरनेस में 2 और अहम डेवलपमेंट्स हुए जिन पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, पिरामिल फाइनेंस ने IFC यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक से $350 मिलियन की फंडिंग प्राप्त की है। अच्छा। हाँ, और ये किसी DFI यानी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से उनकी पहली उधारी है। और दूसरा फैक्ट, जापान के SMBC यानी सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन को भारत में होली ओन सब्सिडरी स्थापित करने की RBI से इन प्रिंसिपल मंजूरी मिल गई है। होली ओन्ड सब्सिडरी, राइट। ये दोनों ही खबरें भारतीय फाइनेंशियल मार्केट की मेजॉरिटी को हाईलाइट करती हैं। देखिए, पिरामल फाइनेंस एक NBFC है। जब IFC और ADB जैसी बड़ी ग्लोबल संस्थाएं किसी डोमेस्टिक NBFC को पैसा देती हैं तो इसका सीधा मतलब है कि उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस और क्रेडिट रेटिंग पर इंटरनेशनल भरोसा बढ़ रहा है। और SMBC वाले केस में WS का कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। SMPC के एग्जाम्पल तो और भी बड़ा इंडिकेटर है। WS यानी होली ओन्ड सब्सिडरी का मतलब है कि ये विदेशी बैंक अब सिर्फ एक ब्रांच खोलकर काम नहीं करेगा। वो भारत में एक पूर्ण रूप से स्थापित स्थानीय पूंजी वाली मतलब लोकली कैपिटलाइज्ड एंटिटी बनाएगा। तो ब्रांच और WS में फर्क क्या हुआ? फर्क रिस्क और कमिटमेंट का है। ब्रांच मॉडल में रिस्क बैंक के होम कंट्री से जुड़ा होता है, लेकिन WS मॉडल में रिस्क यहाँ रिंग फेंस्ड होता है और ये दर्शाता है कि उस बैंक का भारत में लॉन्ग टर्म बिजनेस करने का कमिटमेंट है। वाओ, ये पॉइंट बहुत क्लियर हो गया। तो अब इस विदेशी निवेश और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का सीधा असर भारत के ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट पर पड़ता है, राइट? बिल्कुल पड़ता है। जो हमें स्वाभाविक रूप से हमारे तीसरे भाग की ओर ले जाता है, यानी नीति आयोग की रिपोर्ट्स और इंडेक्स, जो देश के संस्थागत ढांचे को इवैल्यूएट करते हैं। ये नीति आयोग वाली रिपोर्ट्स प्रीलिम्स के लिए बहुत स्कोरिंग होती हैं। हाँ, यहाँ पहली रिपोर्ट है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 यानी EPI। ये नीति आयोग का चौथा संस्करण है और इसे CEO BVR सुब्रमण्यम ने जारी किया है। इसका मेन टारगेट 2030 तक $1 ट्रिलियन का मर्चेंडाइज निर्यात हासिल करना है। $1 ट्रिलियन बाय 2030। और स्टेट्स की रैंकिंग कैसी रही इसमें? बड़े राज्यों की कैटेगरी में टॉप 3 हैं। महाराष्ट्र, जिसका स्कोर 68.01 है, उसके बाद तमिलनाडु और फिर गुजरात। अच्छा, महाराष्ट्र ने टॉप किया है इस बार। इस इंडेक्स के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। इसके 4 मेन पिलर्स होते हैं जिन पर राज्यों की तैयारी को परखा जाता है। हाँ, और मैं बता दूं कि वो 4 पिलर्स हैं: एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस इकोसिस्टम, पॉलिसी एंड गवर्नेंस और आखिरी है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। इनका वेटेज याद करना अक्सर मुश्किल होता है एस्पायरेंट्स के लिए। उसके लिए मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है। इन 4 पिलर्स में से सिर्फ बिजनेस इकोसिस्टम ही एक ऐसा पिलर है जिसका वेटेज 40% है, बाकी तीनों का वेटेज 20-20% है। ये ट्रिक सच में काम आएगी। पर सवाल ये कि सिर्फ बिजनेस इकोसिस्टम को इतना भारी वेटेज क्यों दिया गया है? यही मैंने सोचा जब मैं पढ़ रही थी। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। कोई भी राज्य सिर्फ बड़े पोर्ट्स या एक्सप्रेसवेज बनाकर अपना निर्यात नहीं बढ़ा सकता। निर्यात तब बढ़ता है जब वहां का बिजनेस इकोसिस्टम यानी स्टार्टअप्स, छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत मजबूत हो। सही बात है। बिना एक सॉलिड फाउंडेशन के कोई भी एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक खाली बिल्डिंग बनकर रह जाएगा। वही तो। और इसी बिजनेस इकोसिस्टम को पुश देने के लिए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री
जिसके मंत्री पीयूष गोयल हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 5.0 यानी SRF 5.0 जारी की है। SRF 5.0 में टॉप परफॉर्मर्स कौन है? इसमें बेस्ट परफॉर्मर राज्य हैं गुजरात, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। और इसमें एक मार्क पोर्टल का भी बहुत जिक्र है, MAARG, जिसका फुल फॉर्म है मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ। मार्क पोर्टल, ठीक है। और इसके साथ ही नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर अरविंद विरमानी ने एक और रिपोर्ट पेश की है जिसका नाम है अचीविंग एफिशिएंसीज इन MSME सेक्टर थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स। इसमें एक बहुत बड़ी सिफारिश है कि एस्पायर योजना को MSME इनोवेटिव स्कीम में मर्ज कर दिया जाए। देखिए, अगर एक एस्पिरेंट इन तीनों रिपोर्ट्स EPI, SRF 5.0 और डॉक्टर विरमानी की रिपोर्ट के डॉट्स को कनेक्ट कर ले तो ये एक मास्टर स्ट्रोक होगा फेज 2 के लिए। वो कैसे, थोड़ा समझाइए इसको। एस्पायर योजना का मेन मकसद ग्रामीण उद्यमिता और इनोवेशन को बढ़ावा देना था। लेकिन होता क्या है कि जब बहुत सारी योजनाएं एक साथ पैरेलल चलती हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में लीकेज होती है और काम ओवरलैप होने लगता है। डॉक्टर विरमानी की रिपोर्ट इसी कन्वर्जेंस यानी विलय की वकालत कर रही है। तो जब एस्पायर को MSME इनोवेटिव में मिला दिया जाएगा तो क्या फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा स्ट्रीमलाइंड हो जाएगा? एग्जैक्टली। और जब MSME सेक्टर की एफिशिएंसी बढ़ेगी और मार्क पोर्टल के जरिए नई स्टार्टअप्स को सही मेंटरशिप मिलेगी तो यही ग्राउंड लेवल कंपनीज वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएंगी जो $1 ट्रिलियन के EPI टारगेट को पूरा करेंगे। क्या बात है, ये एनालिसिस बहुत ही बढ़िया था। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स की रैंडम रिपोर्ट्स नहीं है बल्कि भारत की एक ही आर्थिक नीति के अलग अलग हिस्से हैं। सही पकड़ा आपने, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। और क्योंकि नीति आयोग की इतनी बात हुई है तो इसकी स्टैटिक बेसिक्स को रिवाइज करना बनता है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था और इसके पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ये स्टैटिक फैक्ट्स करंट अफेयर्स के साथ रिवाइज करते रहना चाहिए। बिल्कुल। तो अब देश के आंतरिक अर्थव्यवस्था को समझने के बाद ये देखना जरूरी है कि ग्लोबल मंच पर भारत आज कहाँ खड़ा है। तो हमारा चौथा भाग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, कूटनीति और रक्षा यानी डिफेंस से जुड़ा है। IR और डिप्लोमेसी का सेक्शन। हाँ, यहाँ सबसे बड़ी खबर है ब्रिक्स 2026 इंडिया चेयरशिप। विदेश मंत्री S जयशंकर ने इसका लोगो लॉन्च किया है जो कि एक कमाल का फूल यानी लोटस है। थीम क्या रखी गई है इस बार? थीम थोड़ी लंबी है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये याद रखनी होगी। और ये भारत का चौथा कार्यकाल है। साथ ही ये ब्रिक्स की 20वीं वर्षगांठ भी है। ब्रिक्स का 2026 में भारत द्वारा नेतृत्व करना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है जियोपॉलिटिक्स में। इसके 3 मेन पिलर्स तय किए गए हैं। पहला पॉलिटिकल और सिक्योरिटी, दूसरा आर्थिक और वित्तीय यानी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, और तीसरा कल्चरल और लोगों के बीच संपर्क। मेरी समझ से इसके आर्थिक और वित्तीय पिलर पर गौर करना सबसे ज्यादा दिलचस्प है, खासकर जब से 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा और अभी हाल ही में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और UAE जैसे देशों का इसमें विस्तार हुआ है। हाँ, और ये इकोनॉमिक पिलर आज के समय में सबसे ज्यादा रेलेवेंट भी है। आप देखिए, ग्लोबल ट्रेड में डी-डॉलराइजेशन की बहस तेजी से चल रही है। हाँ, सब लोकल करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं। वही तो, ग्लोबल सप्लाई चेन्स शिफ्ट हो रही हैं। ऐसे में भारत के पास ये एक सुनहरा मौका है कि वो अपनी चेयरशिप में ग्लोबल साउथ की आवाज को एक फॉर्मल स्ट्रक्चर दे सके और इन नए मेंबर कंट्रीज के बीच लोकल करेंसी ट्रेड को एक्टिवली प्रमोट करे। राइट। और ग्लोबल मोबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी को मापने का एक और बहुत बड़ा पैमाना होता है पासपोर्ट की ताकत। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 आ गया है। इसमें भारत अब 80वें स्थान पर आ गया है, जबकि पिछले साल 2025 में ये 85वें स्थान पर था। 80th रैंक, अच्छा इंप्रूवमेंट है। हाँ, और ये 80वां रैंक हम अल्जीरिया और नाइजर के साथ शेयर कर रहे हैं। अब भारतीय नागरिक 62 डेस्टिनेशंस तक वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। इस इंडेक्स में सिंगापुर हमेशा की तरह टॉप पर है और अफगानिस्तान सबसे नीचे 101वें स्थान पर है। ये 5 रैंक की जो छलांग लगाई है ना हमने, ये भारत की बढ़ती हुई सॉफ्ट पावर का सीधा नतीजा है। एक मजबूत पासपोर्ट का असर सीधे तौर पर बिजनेस ट्रैवल और व्यापारिक सुगमता पर पड़ता है, जिसका लिंक वापस उसी बिजनेस इकोसिस्टम से जुड़ता है जिसकी बात हमने नीति आयोग की रिपोर्ट में की थी। देखा, सब कनेक्टेड है। कूटनीति के मोर्चे पर इंडो जर्मन रिलेशंस में भी काफी प्रोग्रेस दिखी है। अहमदाबाद में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव
2026 के मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट जर्मन चांसलर फ्रीडरिक मर्ज होंगे। ये पतंग महोत्सव एक अच्छा डिप्लोमेटिक स्टेज बन गया। हाँ, और सिर्फ पतंग नहीं उड़ाई जाएगी, दोनों देशों के बीच बायो इकोनॉमी रिसर्च और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए JDI यानी जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट और MOUs साइन हुए हैं। इस रिसर्च में आयुष और बर्लिन का फेमस चारिते अस्पताल शामिल हैं। JDI एक तरह का फॉर्मल डिप्लोमेटिक स्टेप होता है जो आगे चलकर बड़ी ट्रीटीज का रास्ता साफ करता है। आयुष की बात निकली है तो एक और बड़ी खबर है। ओमान और न्यूजीलैंड के साथ हुए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स में आयुष को औपचारिक मान्यता यानी फॉर्मल रिकॉग्निशन मिल गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। आयुष को इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स में रिकॉग्नाइज करने का मतलब है एक बहुत बड़ी नॉन टैरिफ बैरियर का हटना। मतलब अब हम इसे आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ये हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन को एक ग्लोबल कमर्शियल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में बदल देगा। ये तो इकोनॉमी के लिए बढ़िया है। अब अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स में एक ऐसी खबर आई है जिसने सबका ध्यान खींचा है। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में हुए एक US मिलिट्री ऑपरेशन को जस्टिफाई करने के लिए मुनरो डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल किया है। इस ऑपरेशन में वहां के लीडर निकोलस मदुरो को पकड़ा गया था। यहाँ देखिए, एक मिनट रोकना चाहूंगा। ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि एक एनालिस्ट के रूप में या एग्जाम की तैयारी के नजरिए से हम यहाँ किसी भी देश की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उनके चुनाव या मिलिट्री एक्शन का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम यहाँ कंप्लीटली न्यूट्रल हैं और सिर्फ उन हिस्टोरिकल और जियोपॉलिटिकल फैक्ट्स को रिपोर्ट कर रहे हैं जो सोर्सेज में दिए गए हैं। हाँ, क्योंकि एस्पिरेंट को बस इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। वही तो बैकग्राउंड ये है कि 1823 में तत्कालीन US प्रेसिडेंट जेम्स मनरो द्वारा इस सिद्धांत की घोषणा की गई थी। इसका बेसिक आइडिया ये था कि अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में किसी भी यूरोपियन या बाहरी शक्ति के इंटरफेरेंस का विरोध करेगा। ये स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स जुड़ने का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। हाँ, एग्जाम में सीधा सवाल आ सकता है कि मनरो डॉक्ट्रिन का संबंध किस साल से है या ये किस ज्योग्राफिकल रीजन पर अप्लाई होता है। सही बात है। ये घटनाएं साफ दिखाती हैं कि कैसे 200 साल पुरानी थियरीज आज भी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को ड्राइव कर रहे हैं। चलिए, अब वक्त हो गया है इस चर्चा के आखिरी और सबसे तेज तरार हिस्से का। मेगा रिवीजन। हाँ, रैपिड फायर रिकैप। यहाँ हम कुछ ऐसे वन लाइनर फैक्ट्स को जल्दी से डिकोड करेंगे जो प्रीलिम्स में सीधे नंबर दिला सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये मेमोरी रिटेंशन के लिए बेस्ट है। तो पहला फैक्ट, केंद्र सरकार ने अगले 3 सालों के लिए 15 लाख करोड़ रुपए की PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट पाइपलाइन तैयार की है। इसका इकोनॉमिक्स ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट और नहीं बढ़ाना चाहती, बल्कि वो प्राइवेट कैपिटल पर रिलाय कर रही है। दूसरा फैक्ट, भारत की पहली स्वदेशी पोल्यूशन कंट्रोल वेसल जिसका नाम ICGS समुद्र प्रताप है, उसे कमीशन किया गया है। इसे गोवा शिपयार्ड ने बनाया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे कमीशन किया। मरीन इकोलॉजी को ऑयल स्पिल्स यानी तेल रिसाव से बचाने के लिए ये वेसल एक बहुत ही क्रिटिकल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है। तीसरा, कोची से एक महासागर अनुसंधान पोत INS संध्यायक को सागर मैत्री SM-5 मिशन के लिए रवाना किया गया। ब्लू इकोनॉमी और डीप सी एक्सप्लोरेशन भारत का अगला बड़ा फ्रंटियर है और ये मिशन सीधे उसी दिशा में एक कदम है। चौथा फैक्ट, काउंसिल फॉर नेदर एक्सपोर्ट्स यानी CLE के नए अध्यक्ष का पद रमेश कुमार जुनेजा ने संभाला है। लेदर इंडस्ट्री भारत के लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स का एक मेजर हिस्सा है। ये सीधा ग्राउंड लेवल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। पांचवा, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को न्यू दिल्ली से हरी झंडी दिखाई गई है। ये बेसिक रेलवेज को अपग्रेड कर रहा है जिससे लॉन्ग हॉल पैसेंजर लॉजिस्टिक्स और उनका रेवेन्यू मॉडल दोनों इंप्रूव होंगे। छठा फैक्ट थोड़ा सेंसिटिव है। ऑल इंडिया रेडियो इम्फाल ने 2023 की हिंसा के बाद थादू भाषा का प्रसारण फिर से बहाल कर दिया है। THADOU है ना। देखिए, ये सिर्फ एक रेडियो ब्रॉडकास्ट का शुरू होना नहीं है। एक सेंसिटिव कॉन्फ्लिक्ट जोन में कम्युनिटी हीलिंग और कम्युनिकेशन को दोबारा जोड़ने का ये बहुत बड़ा कदम है। और अंत में 7वां फैक्ट, PM मोदी की 3 दिवसीय गुजरात यात्रा। उन्होंने प्रभास पतन में सोमनाथ मंदिर का दौरा किया। ये वर्ष हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खास है क्योंकि 1026 ईस्वी में महमूद गजनी के हमले को इस साल 1000 साल पूरे हो गए हैं।
और आजादी के बाद वाले रिकंस्ट्रक्शन को भी टाइम हो गया ना। हाँ, 1951 में मंदिर के फिर से खुलने के 75 साल पूरे हो रहे हैं। वहां उन्होंने शौर्य यात्रा का नेतृत्व किया और वीर हमीर जी गोहिल को श्रद्धांजलि दी। आर्ट एंड कल्चर सेक्शन के लिए ये स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस साल। बिल्कुल। तो इसी के साथ हमने मैक्रो इकोनॉमी के कोर इन्फ्लेशन डेटा से लेकर नीति आयोग की रिपोर्ट्स और ग्लोबल कूटनीति तक लगभग हर पहलू का विश्लेषण कर लिया है। लेकिन इस विस्तृत चर्चा को खत्म करने से पहले एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़ना बहुत जरूरी है, ताकि एनालिटिकल थिंकिंग इंजन चालू रहे एस्पिरेंट्स का। एग्जैक्टली। तो आज के इस गहन विश्लेषण से एक ऐसी पिक्चर उभर कर आती है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी। एक तरफ देखिए, नीति आयोग घरेलू स्तर पर एमएसएमई सेक्टर और स्टार्टअप्स को कन्वर्ज और मजबूत कर रहा है ताकि हमारा वो $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का सपना पूरा हो सके। हाँ, ईपीआई इंडेक्स वाले टारगेट्स। वही। और दूसरी ओर भारत 2026 में ब्रिक्स का नेतृत्व करने जा रहा है, ठीक उस वक्त जब पूरी दुनिया में मनरो डॉक्ट्रिन जैसी हिस्टोरिकल टूल्स के जरिए प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षणवाद बढ़ रहा है। तो इसमें एस्पिरेंट को क्या सोचना है? एक सीरियस एस्पिरेंट को इन डॉट्स को कनेक्ट करके ये सोचना चाहिए कि भारत की इस डोमेस्टिक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस का इन ग्लोबल जियोपॉलिटिकल घटनाओं और शिफ्ट होती हुई सप्लाई चेन्स के साथ क्या डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। सोचिए कि जब वेस्टर्न दुनिया बाहरी दखलंदाजी रोककर अपने दरवाजे बंद कर रही हो, तब ब्रिक्स का ये नया एक्सपैंडेड मंच हमारे लोकल एमएसएमईज के लिए ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोर्ट का नया रास्ता कैसे खोल सकता है। वाओ, ये सवाल तो फेज 2 ईएसआई और एफएम के डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के लिए बहुत ही शानदार फॉडर है। इस डॉट को कनेक्ट करने का प्रयास हर एस्पिरेंट को अपनी तरफ से करना चाहिए, क्योंकि जब एक एस्पिरेंट इकोनॉमी के एक्सरे की उस धुंधली तस्वीर के पार देखना सीख जाता है ना, तभी असली डायग्नोसिस होता है और तभी सिलेक्शन पक्का होता है। मेरी भी यही सलाह रहेगी, फैक्ट्स के पीछे का क्यों जरूर ढूंढें। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। हर एस्पिरेंट को उनकी आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। डेटा के ट्रेंड समझते रहें और इन डॉट्स को जोड़ते रहें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।